नेशनलिज्म इन इंडिया, सेकंड टॉपिक, डिफरिंग स्ट्रेंथ विद इन द मूवमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करता है, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करता है। और इस लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डेवलप होता है, कैसे स्प्रेड होता है, साथ ही साथ कौन कौन है जो इसमें इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और कैसे अलग अलग ग्रुप के लोग द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समझते हैं, उसे किस हिसाब से देखते हैं। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये 1921 जनवरी के महीने में ही शुरू हो गया था। बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे, बट उन सारे ग्रुप्स के लिए, उन सारे ग्रुप्स के लोगों के लिए स्वराज का जो मतलब था वो अलग अलग था। शुरू करेंगे टाउन्स में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे शुरू हुआ था, कैसे ग्रो किया था, कैसे स्प्रेड किया था। टाउन्स में ये मूवमेंट शुरू हो जाता है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस छोड़ देते हैं। फिर हेडमास्टर्स एंड टीचर्स अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं। जो लॉयर्स थे वो लोग अपने लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ देते हैं। और 1920 नवंबर महीने में जो काउंसिल इलेक्शंस होने वाला था उसे भी बॉयकॉट कर दिया जाता है, सिर्फ मद्रास को छोड़ के, क्योंकि वहाँ के जो जस्टिस पार्टी था उन्हें लगता था कि वो अगर काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर वहाँ पर वो एंटर करेंगे तो उन्हें कुछ पावर्स मिलेगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो इफेक्ट था वो इकोनॉमिक स्फीयर में भी देखने के लिए मिला था, जैसे कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया, लिक्वर शॉप जो वाइन शॉप था उसे बंद कर दिया गया, फॉरेन क्लॉथेस को जलाया गया। बहुत सारी जगहों में जो ट्रेडर्स जो थे, जो मर्चेंट थे, अब वो फॉरेन गुड्स को ट्रेड करने के लिए मना कर दिए। साथ ही साथ अब लोग खदी को पहनने लगे और उसको प्रमोट भी करने लगे, जिसकी वजह से 1921 से लेकर 1922 तक जो फॉरेन गुड्स का जो इंपोर्ट था वो पूरा का पूरा आधा हो गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो इफेक्ट था वो टाउन्स एरिया में सबसे ज़्यादा दिखा था, बट यहाँ पर बहुत सारे लिमिटेशंस भी थे, और उसी लिमिटेशन के वजह से टाउन्स एरिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे स्लो पड़ गया था। इसको हम अच्छे से समझते हैं। जो मशीन मेड क्लॉथ था, अगर हम उसको खदी के साथ कंपेयर करेंगे, हैंडमेड क्लॉथ के साथ अगर कंपेयर करेंगे, तो जो खदी था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, जिसके वजह से पुअर जो पीपल थे, जो गरीब लोग थे, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, जिसके वजह से पुअर पीपल फिर से फॉरेन गुड्स खरीदने लगे। दूसरा, इंडिया में उतना स्कूल अवेलेबल नहीं था, इंडियन स्कूल नहीं था, जिसके वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर से ब्रिटिश ओन गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगे। तीसरा, अब जो लॉयर्स हैं वो फिर से गवर्नमेंट कोर्ट्स को ज्वाइन करने लगे, और ऐसे करके टाउन्स में ये जो मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गाँव के एरिया में, ग्रामीण एरिया में कैसे डेवलप्ड हुआ, कैसे ग्रो हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले जवाहरलाल नेहरू जून के महीने में अवध के ग्रामीण इलाकों में जाते हैं। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पीजेंट्स हैं, उनके साथ वो बात करते हैं, वहाँ की उनकी डिमांड सुनते हैं, और अक्टूबर के महीने में वो एक ओद किसान सभा सेटअप करते हैं, जिनका हेड जवाहरलाल नेहरू थे, बाबा रामचंद्र थे, और कुछ और भी लीडर्स थे। और एक ही महीने के अंदर ही अंदर 300 से ज़्यादा ब्रांचेस खोल दिया जाता है उसी आसपास के गाँव में, ताकि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होगा, तब ये सारे लोग इकट्ठा हो सके और मूवमेंट में ज्वाइन हो सके। अवध में पीजेंट लोगों को लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र। वहाँ पर जो मूवमेंट था वो तालुकदार मतलब ज़मींदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट पे था, क्योंकि ये जो ज़मींदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये पीजेंट लोगों से हाई रेंट चार्ज करते थे, जिसके वजह से जो पीजेंट लोग थे वो और ज़्यादा कर्जदार हो गए, एंड लैंडलॉर्ड्स के फार्म में वो बिना पेमेंट के काम करने लगे, और जो लेबर और वर्कर बिना पेमेंट के काम करते हैं उन्हें बेगर कहा जाता है। इन पीजेंट लोगों का डिमांड था कि रेवेन्यू को कम किया जाए, बेगर को हटाया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड थे उन्हें सोशल बॉयकॉट किया जाए। मतलब जो सर्विस वो लोग प्रोवाइड करते थे, जैसे कि बार्बर हो गया, वॉशरमैन हो गया, वो लोग अपना सर्विस बंद कर देंगे। बट जब मूवमेंट शुरू हुआ, जब धीरे धीरे करके मूवमेंट स्प्रेड हुआ, तब वहाँ के जो पीजेंट थे वो लोग ज़मींदार के हाउस पे, लैंडलॉर्ड्स के हाउस पे वो लोग अटैक कर दिए, बाजार को लूटने। तीसरा, इकट्ठा किया गया ग्रेन्स को वो लोग लूटने लगे। नेक्स्ट, स्वराज की आइडिया को और गांधी जी के मैसेजेस को आंध्र प्रदेश के गुदाम हिल के लोग, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल्स, उसको अलग तरह से समझ रहे थे। मतलब उनके लिए स्वराज का जो मतलब था वो अलग था। इसको अच्छे से समझते हैं। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर देता है, जिसके वजह से वहाँ के जो लोग थे अब ना तो वो फॉरेस्ट में एंटर कर सकते हैं, ना तो वो अपने कैटल्स को वहाँ पर चराने जा सकते थे, एंड ऑल्सो टू कलेक्ट फ्यूल एंड फ्रूट्स, जिसके वजह से उन्हें लगा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये उनके लाइवलीहुड के साथ साथ उनके ट्रेडिशनल राइट्स को भी छीन लिए, जिसके वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दिया।
और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट उन लोगों को रोड बनाने के लिए फोर्स किया तब वो लोग रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए। और उन हिल पीपल को लीड कर रहा था अल्लूरी सीताराम राजू। ये अल्लूरी सीताराम राजू क्लेम करता था कि उसके पास बहुत सारी स्पेशल पावर है, जैसे कि वो करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकता है, वो लोगों को हील कर सकता है, लोगों को ठीक कर सकता है, इवन वो बुलेट शॉट से भी बच सकता है, मतलब उसको बुलेट भी नहीं लग सकता। जिसके वजह से वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो रिबेल थे, वो अल्लूरी सीताराम राजू को भगवान का अवतार मानने लगे थे। अब ये जो अल्लूरी सीताराम राजू है, ये महात्मा गांधी एंड नॉन कोऑपरेशन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था। वो अब लोगों को खदी पहनने के लिए कहता था, शराब पीने से मना करता था, बट ये बिलीव करता था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल सकता है ओनली बाय यूज ऑफ फोर्स, नॉट बाय नॉन वायलेंस। इसीलिए जब रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तब जो गुदेम्स के जो रिबेल थे वो लोग पुलिस स्टेशन में अटैक करने लगे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको मारने की कोशिश करने लगे, और साथ ही साथ वो लोग स्वराज को हासिल करने के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर को यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से इन 1924 में उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। बट अल्लूरी सीताराम राजू वहाँ के जो ट्रिबल लोगों के लिए, ट्रिबल पीपल के लिए वो एक हीरो बन चुका था। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि कैसे टाउन्स के लोग मूवमेंट ज्वाइन करते हैं, फिर हम लोग पढ़े हैं कि पीजेंट लोग कैसे ज्वाइन किए थे, फिर ट्राइबल पीपल कैसे ज्वाइन किए, और उन सारे लोगों के हिसाब से स्वराज का मतलब क्या था। उसी तरह वर्कर्स लोगों के लिए स्वराज का जो मतलब था वो कुछ और था। जो आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर थे, जो आसाम के टी गार्डन में काम करते थे, उनके हिसाब से स्वराज का मतलब था, फ्रीडम का मतलब था राइट टू मूव फ्रीली। अब इसको अच्छे से समझते हैं। 1859 इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से जो प्लांटेशन वर्कर हैं वो बिना परमिशंस के बाहर नहीं जा सकते, टी गार्डन से बाहर नहीं जा सकते, और परमिशन जो है वो भी उन लोगों को मिलता नहीं था। और जब ये लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के बारे में सुनते हैं, गांधी जी की आइडियाज़ के बारे में सुनते हैं, हज़ारों वर्कर्स प्लांटेशन को छोड़ देते हैं और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि उनके गांव में ही उन्हें अब लैंड मिलेगा और वो लोग खेती करेंगे। बट वो सारे लोग अपने घर पहुंच नहीं पाते, क्योंकि रास्ते में ही पुलिस उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पीटते हैं। बट जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो विजन था वो कांग्रेस के प्लान के हिसाब से चल नहीं रहा था, क्योंकि हर एक ग्रुप के लिए स्वराज का जो मतलब था वो अलग अलग था। बट देश के सारे लोग अपने आइडियाज को नॉन कोऑपरेशन के साथ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ लिंक कर पाए थे। ऑन 4 फरवरी 1922 में चोरी चोरा में कुछ लोग, कुछ पीसफुल लोग वायलेंट हो जाते हैं और पुलिस के साथ उनका मारपीट हो जाता है, जिसके वजह से 3 सिविलियंस और 22 पुलिस उसमें मारे जाते हैं। और इसी वायलेंस के वजह से 12 फरवरी को गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं। सो ये था डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस।